हेलो क्लास। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। एंड लास्ट क्लास में हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में स्टडी करी थी। आज की क्लास में हम एंगुलर मोमेंटम को ही कंटिन्यू करेंगे एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझेंगे एंड ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे विथ अ समरी। तो आज की क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था एकदम एंड में कि टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है जेड एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम प्लस परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किस केस में एल जेड के इक्वल अप्लाई नहीं किया जा सकता। ओके, तो हम जानते हैं कि एल जेड किसके इक्वल होता है, आई ओमेगा के इक्वल होता है। हम क्या करते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, एंड बिकॉज हम एंगुलर मोमेंटम के जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं तो कंपोनेंट के कैप लेंगे। तो ये हमारे पास एल जेड का फॉर्मूला है। हम दोनों साइड टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ हमें टॉर्क के फॉर्मूले से पता है कि डी एल बाई डी टी टाउ के इक्वल होता है। ओके, एंड बिकॉज अभी हम जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं तो डी एल जेड बाई डी टी टाउ के कैप में होगा। अब हम जानते हैं कि खाली वही टॉर्क के एक्सटर्नल कंपोनेंट का हम यूज करेंगे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होंगे, ना कि उसके परपेंडिकुलर होंगे, तभी ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो डिफरेंशिएट करके ये फॉर्मूला आया। तो टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि हमारा z है उधर सरवाइव करेगा, बट टॉर्क जो परपेंडिकुलर एक्सिस पे होगा वो नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एल परपेंडिकुलर बाई डी टी 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये कि रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, जब रोटेशन हो रहा होता है फिक्स्ड एक्सिस पे, द कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर द फिक्स्ड एक्सिस इज कांस्टेंट बिकॉज डी एल परपेंडिकुलर अपॉन डी टी अभी हमने डिस्कस किया कि वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये कि एल परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। बिकॉज हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर एक्सिस में सर्वाइव करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, एंड टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल में होता है। एंड हमारा एल जेड क्या था, आई ओमेगा के कैप के इक्वल था। तो टोटल जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो एक्चुअली में आई ओमेगा ही होगा, बिकॉज दूसरे वाले एंगुलर मोमेंटम्स तो क्या हो गए हैं, कांस्टेंट हो गए हैं। तो डी अपॉन डी टी ऑफ आई ओमेगा हमें टॉर्क देगा। एंड इसका अगर डिफरेंशिएट किया जाए आई को कांस्टेंट लेते हुए, तो डी अपॉन डी टी ऑफ आई ओमेगा इक्वल होगा आई डी ओमेगा बाई डी टी। एंड डी ओमेगा बाई डी टी किसके इक्वल होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो हमें फॉर्मूला मिल गया फिर से, टॉर्क इक्वल्स टू आई एल्फा। ओके, ये अभी हमने कैलकुलेट भी किया था नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में। अब हम आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तभी वैलिड होगा जब सारे के सारे एक्सटर्नल टॉर्क 0 होंगे। जैसे कि लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन तभी वैलिड होता था, कब होता था, जब सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू 0 होते थे। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसको स्टडी करेंगे। जब सारे के सारे एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो गए तो जो हमारा फॉर्मूला था डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू टॉर्क, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो जाएगा। एल हमारा कांस्टेंट है और एल इक्वल है हमारा एल जेड प्लस एल परपेंडिकुलर। अभी हमने समझा कि एल परपेंडिकुलर भी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। एंड टोटल इनका सम भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कि एल जेड भी जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। सो एल जेड जो कि आई ओमेगा के इक्वल है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। सो फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज
LZ may be replaced by L। तो सिमेट्रिकल बॉडी के लिए बिकॉज L परपेंडिकुलर होता ही नहीं है, LZ को हम L से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड L एंड LZ का मैग्नीट्यूड क्या होगा? L एंड LZ होगा कैपिटल L वेक्टर। ये हमने मैग्नीट्यूड वे में रिप्रेजेंट कर रखा है और ये हमने वेक्टर वे में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पर हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज पता चली है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क कंप्लीटली जीरो है तो हम क्या कर सकते हैं? LZ को L से रिप्लेस कर सकते हैं अगर हमारे पास जो रिजिड बॉडी होगी वो सिमेट्रिकल होगी। एंड जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इस चैप्टर में हमने खाली सिमेट्रिकल बॉडी को ही डिस्कस किया है। तो क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए आप अपने आप ही सारी की सारी बॉडी में L को LZ के इक्वल आप पुट करके क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमने फॉर्म निकाली है कि LZ को रिप्लेस किया जा सकता है L से, ये फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और यही रिलेशन एक्सप्रेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको शॉर्ट में कहीं कभी पर LCAM भी लिख दिया जाता है। तो पेपर में अगर कहीं भी LCAM लिखा जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम ध्यान रखेंगे। ये जो इक्वेशन है ये बहुत सारी सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है, जो कि हमारी डेली लाइफ में भी यूज हो सकती है। आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। जो स्वर्ल चेयर होता है, ठीक है, एक चेयर विद एक सीट होती है, एक चेयर होती है जो कि लाइक इस तरीके से कंप्लीटली 360 डिग्रीज रोटेट कर सकती है। आप ऐसी चेयर पे अपनी फ्रेंड को बिठाए एंड उनसे कहे कि अपने आर्म्स को फोल्ड कर ले और फीट्स जो है उसको रेस्ट ना करने दे, ठीक है। फीट्स को फ्लोर रखिए एंड आर्म्स को क्या कर ले? फोल्डेड कर ले। मतलब फीट्स आपके जो फ्रेंड है उनका फीट जमीन पे टच नहीं करना चाहिए एंड आर्म क्या होने चाहिए? रेस्ट होने चाहिए। एंड क्या हो अगर आप चेयर को बहुत तेजी से घुमाना शुरू कर दे, 360 डिग्रीज घुमाना शुरू कर दे, सो एंगुलर स्पीड स्ट्रेच योर आर्म हॉरिजॉन्टली। जब चेयर बहुत तेजी से आप रोटेट करके छोड़ दे, आप अपने फ्रेंड को बोले कि जो अपने आर्म से उसको बाहर की साइड स्ट्रेच करना स्टार्ट कर दे। क्या होगा जब आपके फ्रेंड ने उसके हाथ इस फॉर्म में रख रखे हैं, पैर जमीन के साथ टच्ड नहीं है एंड चेयर रोटेट कर रही है, तो आप देखोगे कि एंगुलर स्पीड ज़्यादा है कंपैरिजन में जब आपकी फ्रेंड हाथ ऐसे लंबे कर ले एंड तब चेयर रोटेट हो रही हो, तब उस केस में एंगुलर स्पीड क्या होगी? कम होगी। और जैसे ही आपका फ्रेंड इस पोजीशन से फिर से अपने आर्म्स को फोल्ड कर लेंगे, आप रियलाइज करोगे कि एंगुलर स्पीड जो है वो फिर से इंक्रीज हो गई। तो ये किस लिए हो पा रहा है कि आर्म्स जब क्लोज है तो एंगुलर स्पीड तेज हो जा रही है, आर्म्स जब ओपन है तो एंगुलर स्पीड कम हो रही है एंड क्लोज है तो ज़्यादा हो रही है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस केस में अप्लाई हो रहा है। अगर हम फ्रिक्शन को कंसीडर ना करें तो क्या हो रहा है? जब हम हाथ को दूर कर दे रहे हैं, आर जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जा रहा है एंड बिकॉज जो रेडियस इंक्रीज हो जा रहा है तो एंगुलर स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जा रही है, जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम भी डिक्रीज हो जा रहा है। तो इसलिए जो भी एक्रोबैट्स होते हैं, डांसर्स होते हैं जो कि पार्कोर ये सब एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो आप देखोगे कि जब वो बैक फ्लिप कर रहे होते हैं या फिर फ्रंट फ्लिप कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को स्क्वीज कर लेते हैं, एकदम छोटी पोजीशन में ले आते हैं ताकि वो बहुत तेजी से रोटेट करे। A circus acrobat and diver take advantage of this principle। जो एक्रोबैट्स करते हैं लोग, ओके, वो इस कंडीशन का एडवांटेज लेते हैं। स्केटर्स या फिर क्लासिकल इंडियन और वेस्टर्न डांसर जो कि डांस कर रहे होते हैं, वो भी इस चीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अपनी बॉडी को अगर स्क्वीज कर ले तो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होगा एंड इंक्रीज होने की वजह से ऑब्जेक्ट तेजी से रोटेट करेगा। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर की हम समरी लेते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड समरी ये है कि एक रिजिड बॉडी के अंदर
क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पार्टिकल्स के बहुत कम होते हैं, एंड बिकॉज पार्टिकल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, रिजिड बॉडी डिफॉर्म नहीं होती है, डज नॉट चेंज, डिफॉर्म नहीं होती है वो, अगर उस पर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करें तो। मैंने स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया था कि आयरन रॉड पे अगर आप बॉल से मारोगे तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, बट अगर आप एल्यूमिनियम रॉड पे एक बॉल फेंकोगे तो उसमें एक डेंट पड़ जाएगा। डेंट का रीजन यही है कि जो एल्यूमिनियम रॉड है उसमें जो पार्टिकल का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो उसमें ज़्यादा है, एंड आयरन रॉड में ऐसा नहीं है। इसीलिए तो आयरन रॉड एक रिजिड बॉडी है, एल्यूमिनियम रॉड एक रिजिड बॉडी नहीं है। सेकंड, अ रिजिड बॉडी फिक्स्ड एट वन पॉइंट और अलोंग अ लाइन कैन हैव ओनली रोटेशनल मोशन। एक रिजिड बॉडी जो खाली एक पॉइंट पर फिक्स्ड है, ठीक है, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसको हमने क्या किया, यहाँ से फिक्स कर दिया, तो इसके पास खाली एक ही टाइप का मोशन हो सकता है, वो है रोटेशनल मोशन। अगर इस रिजिड बॉडी को किसी एक पॉइंट में फिक्स ना करे तो इसके पास ट्रांसलेशन मोशन भी हो सकता है एंड रोटेशन मोशन भी हो सकता है। इसका हमने एग्जाम्पल दिया था इस वे में कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहां से क्या हो रहा है, एक सिलेंडर को गिराया जा रहा है। तो बिकॉज एक सिलेंडर को गिराया जा रहा है तो इसका जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये इसका पाथ है। सो इस सिलेंडर को यहां से फिसलाया जा रहा है, इंक्लाइंड प्लेन है, सिलेंडर को यहां से फिसलाया जा रहा है, तो इसका जो फिक्स्ड एक्सिस है वो भी बार बार चेंज हो रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट रोटेट भी हो रहा है। तो इस सिलेंडर के पास दोनों है, ट्रांसलेशन मोशन भी है एंड रोटेशनल मोशन भी है, कॉम्बिनेशन है इसके पास दोनों टाइप की मोशन का। ओके, इन रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, जब फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेशन हो रहा होता है, एवरी पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। बहुत सही बात है, ये मैंने आपको बार बार बताया है कि हम एक डिस्क को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और डिस्क को मिड से फिक्स कर देते हैं, यहां से हमने फिक्स कर दिया मिड से। मिड से फिक्स करने की वजह से क्या हो रहा है, अब जब ये बॉडी, ये डिस्क रोटेट करेगा, डिस्क है ये हमारे पास, ये रोटेट करेगा तो क्या चीज होगी इसमें, जितने भी पार्टिकल आप प्लेन में कहीं भी पार्टिकल कंसीडर कर लो, सबके सब सेम एंगुलर वेलोसिटी से ही रोटेट कर रहे होंगे। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट ये पूरा ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये भी ओमेगा से ही रोटेट कर रहा होगा, ये भी ओमेगा से रोटेट, ये पार्टिकल भी ओमेगा, मतलब सारे पार्टिकल्स इस डिस्क में प्रेजेंट सारे के सारे पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे होंगे। आगे चलते हैं। इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव्स विथ सेम वेलोसिटी। जैसे कि रोटेशनल मोशन में सारे के सारे पार्टिकल के पास सेम एंगुलर वेलोसिटी होती है, सिमिलरली प्योर ट्रांसलेशन मोशन में सारे के सारे पार्टिकल के पास सेम लीनियर वेलोसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास ग्राउंड है एंड आपके पास एक क्यूब है, ओके, यहां से आपने एक थ्रेड अटैच करी एंड इस क्यूब को आप खींच रहे हो, तो मोशन प्योर ट्रांसलेशन है। तो हर एक पार्टिकल के पास वही सेम वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से आप इसको खींच रहे हो, हर एक पार्टिकल के पास सेम v वेलोसिटी होगी। तो प्योर रोटेशनल मोशन पे सारे पार्टिकल के पास सेम एंगुलर वेलोसिटी होती है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन में सारे पार्टिकल के पास सेम लीनियर वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड ओमेगा का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो वो इक्वल होता है d थीटा बाय dt, जहां पर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इस ओमेगा का ये मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन।
मैग्नीट्यूड होता है डी थीटा बाई डी टी एंड डायरेक्शन होता है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अगर ए एंड बी वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लिखा जाता है ए क्रॉस बी से। मैंने बार बार बताया है इसको। ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो ए क्रॉस बी इस साइड होगा राइट हैंड स्क्रू रूल से। ये क्रॉस बी है एंड क्रॉस वेक्टर को शो करता है एंड ए क्रॉस बी को अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो वो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के लिए लाइन बनाते हैं, ए बी साइन थीटा। ओके, एंड डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल, ए को बी की साइड भेजो, जो पहले लिखा है उसको दूसरे की साइड भेजो, ए को बी की साइड भेजो, तो डायरेक्शन आपका थंब एक्सप्लेन करेगा। अगर मेरे को बी क्रॉस ए करना होता तो बी को ए की साइड भेजो, डायरेक्शन आपका थंब बनाएगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो नीचे की साइड बी क्रॉस ए होता है। आगे चलते हैं। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। सो एक रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, एंड वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है दिस v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ये रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच का, जहां पर आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस है। ये रिलेशन अप्लाई होता है किसी भी जनरल रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी का, अगर वो एक पॉइंट से फिक्स्ड है। एक पॉइंट से फिक्स्ड इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पर हम रेडियस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड रेडियस किसी एक पॉइंट से फिक्स्ड के बाद जो रोटेशन करने के बाद जो लाइन बनती वही है। तो अगर कोई रिजिड बॉडी एक पॉइंट पे फिक्स्ड है तो ये रिलेशन हर जगह ट्रू होगा, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। ओके, सेंटर ऑफ मास पे हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया था। तो सेंटर ऑफ मास किसी पार्टिकल का, अगर n पार्टिकल है हमारे पास, तो उसका जनरल फॉर्म है r इक्वल्स टू समेशन mi ri डिवाइडेड बाय कैपिटल M, जहां पर कैपिटल M भी समेशन ऑफ mi है। r पोजीशन वेक्टर है एंड ri भी क्या है? पोजीशन वेक्टर है। r सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास को शॉर्ट में COM लिखते हैं। ओके, तो ये सेंटर ऑफ मास n पार्टिकल का फॉर्मूला है। इस पे हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया था, पूरी की पूरी क्लास ली थी। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो चुका होगा अभी तक। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, अब जैसे कि r वेक्टर किसके इक्वल था? समेशन mi ri डिवाइडेड बाय समेशन mi। सिमिलरली वेलोसिटी वेक्टर जिसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहे थे वो इक्वल है समेशन mi vi डिवाइडेड बाय समेशन mi। ऐसे ही सेंटर ऑफ मास के अलोंग एक्सेलरेशन इक्वल है समेशन mi ai डिवाइडेड बाय समेशन mi, एंड समेशन mi ai फोर्स एक्सटर्नल हो गया एंड समेशन mi कैपिटल M हो गया। तो यहाँ से फोर्स एक्सटर्नल का हमारे पास फॉर्मूला आ गया था ma। ओके, सिमिलरली हमने क्या कर लिया था फिर? लीनियर मोमेंटम समेशन mi vi, सेंटर ऑफ मास के अलोंग क्या है? मोमेंटम है, तो मोमेंटम डिवाइडेड बाय m किसके इक्वल था? कैपिटल V। सो कैपिटल P इक्वल हो जाएगा mv। ये सारे के सारे फॉर्मूलेज हम कैलकुलेट कर चुके थे, रिवाइज करा रही हूं मैं यहाँ पर। तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल की v किसके इक्वल हो जाएगा? P अपॉन m के, जहां पर P लीनियर मोमेंटम है पूरे सिस्टम का। द सेंटर ऑफ मास मूव्स एज इट ऑल द मासेस ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट।
सेंटर ऑफ मास एक ऐसे पॉइंट की तरह वर्क करता है जहां पर पूरे बॉडी का मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाए एंड सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्स उसी पॉइंट पे लग रहे हो। अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का 0 हो जाएगा तो टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज dp बाई dt f के इक्वल होता है। f 0 तो p कांस्टेंट, f इक्वल टू 0, p इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द n पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम का नॉर्मल फॉर्मूला r क्रॉस p होता है। अगर हम n पार्टिकल्स ले लेते हैं तो समेशन li इक्वल्स टू समेशन ri क्रॉस pi हो जाएगा एंड समेशन li कैपिटल L के इक्वल लिखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम n पार्टिकल सिस्टम के लिए हो जाएगा ये फॉर्मूला। टॉर्क का नॉर्मल फॉर्मूला r क्रॉस f होता है n पार्टिकल सिस्टम के लिए, ये टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। द फोर्स Fi एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल, Fi यहाँ पर है ith फोर्स जो ith पार्टिकल पे लग रहा है एंड हम यहाँ पर सारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हैं। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल, और हम ये शो कर सकते हैं कि dl बाई dt टाउ एक्सटर्नल के इक्वल होता है, बिकॉज सारे के सारे इंटरनल टॉर्क 0 हो जाएंगे न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। ये एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क के बीच का रिलेशन है एंड सारे इंटरनल टॉर्क 0 हो जाएंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बन जाते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। A rigid body is in mechanical equilibrium, एक रिजिड बॉडी तभी इक्विलिब्रियम में कही जाती है जब उसमें सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस 0 हो जाए एंड सारे के सारे टॉर्क 0 हो जाए। समेशन Fi इक्वल टू 0, समेशन टाउ i इक्वल टू 0 एंड समेशन टाउ i को ही ये लिख दिया समेशन ri क्रॉस Fi इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी एक्सटेंडेड बॉडी की वो पॉइंट होती है जहां पर टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क 0 होता है। टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क जिस पॉइंट पे 0 होगा उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे एंड हमने अच्छा डिस्कशन किया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास जनरली सेम पॉइंट पे ही कोइंसाइड करती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नॉर्मल फॉर्मूला होता है mr², बट अगर n पॉइंट्स की बात करा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन mi/ri², जहां पर ri क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मास उस पॉइंट से। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन की हाफ i ओमेगा² होती है। हाफ mv² की एनालॉजी से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। अगर हमें डिटरमाइन करना है मोशन सेंटर ऑफ मास का ऑफ अ सिस्टम, नो नॉलेज, हमें किसी भी इंटरनल फोर्स की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज सारे के सारे इंटरनल फोर्सेस का सम 0 होता है, तो हमें इंटरनल फोर्सेस की जरूरत नहीं होती है, एक्सटर्नल फोर्सेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है। फॉर दिस पर्पस वी नीड टू नो ओनली द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द बॉडी। तो इस पर्पस के लिए हमें बस एक्सटर्नल फोर्स की ही रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की। सेपरेटिंग द मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सारे के सारे पार्टिकल के मोशन को हम कह सकते हैं कि वो सेंटर ऑफ मास का मोशन है। सेंटर ऑफ मास की मोशन में ट्रांसलेशन मोशन भी आ सकता है, रोटेशनल मोशन भी आ सकता है, एंड द मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज यूजफुल टेक्निक इन डायनामिक ऑफ द सिस्टम पार्टिकल। सारे पार्टिकल्स का हमने मास कह दिया है कि सेंटर ऑफ मास पे ही कंसीडर है, एंड सेंटर ऑफ मास को स्टडी करने के बाद क्या कर सकते हैं, हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, हर चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत यूजफुल टेक्निक होती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। एक एग्जांपल है इस टेक्निक का समझने के लिए कि काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की k है और सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी k' है।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास k डैश है और सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल M कैपिटल V स्क्वायर है, तो k इक्वल हो जाएगा k डैश प्लस सेंटर ऑफ मास के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्वल। न्यूटन सेकंड लॉ फॉर द फाइनाइट साइज बॉडी इज बेस्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ एंड ऑल्सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ पार्टिकल। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है जो हम फाइनाइट साइज बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं या सिस्टम ऑफ पार्टिकल में अप्लाई कर रहे हैं, वो एक तरीके से बेस्ड होता है, रिलेट होता है जो न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था लीनियर मोशन में एंड जो थर्ड लॉ पढ़ा था लीनियर मोशन में जो किसी एक पार्टिकल पे अप्लाई हो रहा था। टू एस्टैब्लिश दैट द रेट चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज टोटल एक्सटर्नल टॉर्क इन द सिस्टम, अगर हमें इस्टेब्लिश करना है कि dl बाई dt एंड यहाँ पर बिकॉज टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करी है तो हम कैपिटल L यूज करेंगे। dl बाई dt अगर टॉर्क एक्सटर्नल के इक्वल है, इस रिलेशन को हमें बनाना है। वी नीड नॉट ओनली न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर पार्टिकल बट ऑल्सो, तो इस डेरिवेशन को याद करो तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ का भी यूज़ किया था एंड न्यूटन थर्ड लॉ का भी यूज़ किया था। एंड इन दोनों का हम यूज़ क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो बॉडी थी वो रिजिड बॉडी थी, एक फाइनाइट बॉडी थी। द वैनिशिंग ऑफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स एंड वैनिशिंग ऑफ टोटल एक्सटर्नल टॉर्क आर इंडिपेंडेंट कंडीशन। टोटल F इक्वल टू 0 एंड टोटल टाउ इक्वल टू 0, ये दोनों इंडिपेंडेंट कंडीशन है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते कि हम कह दें कि टोटल फोर्स 0 है तो टोटल टॉर्क भी 0 होगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। इन अ कपल टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज 0 बट टोटल टॉर्क इज नॉट 0। अगर कोई कपल फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, ओके, तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा, टोटल F 0 हो जाएगा, बट टोटल टॉर्क 0 नहीं होगा। तो ये कपल फोर्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि समेशन F इक्वल टू 0 एंड समेशन टाउ इक्वल टू 0 इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट कंडीशन है ये दोनों। द टोटल टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। जैसे कि हमने ये वाला एग्जाम्पल दिया था कि एक ऑब्जेक्ट है A एंड B पॉइंट पे, A पॉइंट xi डिस्टेंस पे है, B पॉइंट x2 डिस्टेंस पे है, तो हमने टोटल टॉर्क जो फाइंड आउट किया था वो x2 माइनस xi और इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसके इक्वल फाइंड किया था। तो इस क्वेश्चन से हमने प्रूव किया था कि जो टोटल टॉर्क होता है किसी सिस्टम का वो ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट के साथ कोइंसाइड होती है अगर बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है ना। हमने कोई मैसिव प्लैनेट साइज बॉडी नहीं ले ली हो ताकि ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स डिफरेंट फील होने लग जाए, वेरी होने लग जाए। तो अर्थ पे रखी हुई जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो इतने बड़े नहीं है कि उनका सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट डिफरेंट हो। The angular momentum L and the angular velocity omega are not necessarily parallel vector. L and omega जरूरी नहीं है पैरेलल वेक्टर हो, बट हम जानते हैं P and V पैरेलल ही होने चाहिए। ठीक है, जो हमने डिस्कशन किया था L इक्वल्स टू LZ प्लस L परपेंडिकुलर, इस डिस्कशन में हमने बताया था कि L एंड ओमेगा क्या होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल वेक्टर होने चाहिए। जब रोटेशन हो रही होती है फिक्स्ड एक्सिस पे तो L को हम I ओमेगा भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन करेक्ट होती है, जहां पर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो आज की क्लास में हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था एंड कंप्लीटली इस चैप्टर की समरी ली। आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीटली क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।